और दरभंगा से देखिए बड़ी खबर आ रही है। डीएमसीएच में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। लावारिस मरीज को फर्श पर घसीटने का मामला सामने आया है। स्ट्रेचर नहीं मिलने पर मरीज को घसीटा गया है। गार्ड ने हाथ पकड़कर घसीटा है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो सामने आने के बाद से हड़कंप मच गया है। अस्पताल अधीक्षक ने इसके जांच के आदेश भी दे दिए हैं। डॉक्टर जगदीश चंद्रा ने जांच के आदेश दिए हैं। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीएमसीएच में मानवता को शर्मसार करने वाली जो तस्वीर है वो सामने आई है। लावारिस मरीज को फर्श पर घसीटने का मामला सामने आया है। जो हॉस्पिटल का गार्ड है वो मरीज को पकड़कर फर्श पर घसीटते हुए नजर आ रहा है और अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद मामले के जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। और देखिए इस घटना के बाद कई सवाल भी उठने लगे हैं। सवाल ये कि दरभंगा की इन तस्वीरों ने कई जो सवाल खड़े किए हैं वो ये है कि मरीज के साथ जानवर जैसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है। मरीज के स्ट्रेचर उसको क्यों नहीं मिला। क्या स्टाफ में संवेदना मर गई है, ये सवाल भी उठ रहा है। डीएमसीएच में ऐसी लापरवाही आखिर कब तक होती रहेगी और कब सुधरेगी डीएमसीएच की व्यवस्था, ऐसे बेहतर होगी बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था। ये वो तमाम सवाल है जो कि न्यूज़ 18 पूछ रहा है। और देखिए इस खबर पे हमारे संवाददाता विपिन कुमार दास भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विपिन, क्यों इस मरीज को स्ट्रेचर नहीं दिया गया, क्या इसकी कोई जानकारी मिली है? जी बता दूं कि ये मरीज जो है कुछ बोल नहीं पा रहा है, लेकिन जो प्रारंभिक हमने भी उससे अभी जाके भेंट किया है, उसके पैर में चोट आने की वजह से उसका पैर टूट गया था, जिसके इलाज के लिए यहाँ उसको पुलिस कर्मियों के द्वारा लाया गया था। लेकिन 2 दिनों तक वो नीचे ही जो है रहा, उसका कोई इलाज नहीं हुआ। जिसके बाद जो है जो तस्वीर सामने आई है जिसमें जो गार्ड है उसको घसीटते हुए बाहर निकाल रहा है, जब वो तस्वीर वायरल हुई, जब वो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद जाके जो है अस्पताल प्रशासन जागा है और उसका समुचित जो इलाज है इलाज किया गया है। उसके पैरों में जो बैंडेज अभी चढ़ाया गया है उसे खाने के लिए भी दिया गया है और उसका देखभाल भी किया जा रहा है। लेकिन जो तस्वीर सामने आई है डीएमसीएच से लापरवाही की, वो कहीं ना कहीं अमानवीय है और इस तरह के तस्वीर आने से इतनी बड़ी संस्थान पर एक सवाल जरूर खड़ा होता है। जी, वहां पर इतने सारे लोग हैं विपिन, क्या किसी डॉक्टर ने या फिर किसी अधिकारी ने रोकने की कोशिश नहीं की या फिर उनपे कोई कार्रवाई अभी तक हुई है? जी बता दूं कि जिस समय ये गार्ड के द्वारा घटना को अंजाम दिया जा रहा था उस समय किसी ने वहां रोका भी नहीं और जो जिस डॉक्टर के अधीन जो वार्ड में ऑर्थो का था वहां भी जो है कोई डॉक्टर जो है उसको रोक नहीं पाए। लेकिन जब वीडियो सामने आया है उसके बाद अस्पताल अधीक्षक जगदीश चंद्र ने बताया न्यूज़ 18 को कि कार्रवाई की जा रही है। जो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए अस्पताल में अमानवीय तस्वीर सामने आई है और अब इस पर कई सवाल उठने लगे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जमुई से बड़ी खबर आपको बताएं, 9 छात्राओं की तबियत बिगड़ गई है। प्रार्थना के दौरान अचानक उनकी तबियत खराब हो गई। खैरा कस्तूरबा विद्यालय की यह घटना है। अचानक चक्कर खाकर ये छात्राएं गिर गई। सभी छात्रा खैरा पीएचसी में भर्ती कराई गई है। सभी छात्राओं की हालात फिलहाल सामान्य बताए जा रहे हैं। भीषण गर्मी की वजह से इनकी तबियत खराब होने की आशंका जताई जा रही है और इसके साथ ही फूड पॉइजनिंग का भी ये मामला हो सकता है, ये भी आशंका जताई जा रही है। कितनी बच्ची आई है सर? 9 बच्ची है। अभी कैसा है तबीयत? अभी सबका ठीक है, अंडर कंट्रोल है, दवा पानी चल रहा है उसका। क्या इलाज के दौरान क्या समझ में आया? इलाज के दौरान उनको ये लग रहा है कि डिहाइड्रेशन का बच्ची लोग शिकार है। फूड पॉइजनिंग का भी कारण हो सकता है, ठीक है। और गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही है, ये भी एक कारण हो सकता है। वो तो कारण देखना पड़ेगा कि क्यों है, लेकिन पॉइंट सोर्स लग रहा है जिस कारण से इतनी सारी बच्ची बीमार है। क्लासरूम में भोजपुरी गाना सुनने वाले क्लास के छात्र छात्राएं। जी हां, ये वायरल वीडियो बाढ़ प्रखंड के नवादा उच्च माध्यमिक स्कूल का बताया जा रहा है, जहां स्मार्ट क्लास में लगी स्मार्ट टीवी पर भोजपुरी के अश्लील गाने पर लड़के लड़की नाच कर रहे हैं और ऐसा वीडियो देख रहे हैं। इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। वायरल वीडियो पर प्रखंड शिक्षा अधिकारी अमित कुमार ने कहा कि वीडियो की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले की अधिकारी ने संज्ञान ले लिया है और इसकी जांच की जाएगी। वीडियो संज्ञान में लाया गया है
वीडियो के आधार पर अग्रतर जांच कार्रवाई और कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ बच्चे भोजपुरी गाना बजा रहे हैं और बच्चे यूनिफॉर्म में हैं, क्लासरूम में हैं। किस समय का किस दिनांक का है ये वीडियो क्लियर नहीं है, फिर परीक्षा की जाएगी और जो नियम संगत कार्रवाई होगी होता है। और देखिए अरवल से बड़ी खबर आपको बताते हैं। आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी देखने को मिली है। 1.63 करोड़ का अवैध बालू जब्त किया गया है। लगातार 2 दिन तक छापेमारी की गई। सोन नदी के कई घाटों पर छापेमारी की गई है और इसके साथ ही अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। अरवल नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। 15 अक्टूबर तक बालू खनन पर रोक है और पहले निकाले गए बालू की भी जांच अब ईओयू की टीम करने वाली है। ईओयू के एक्शन से माफिया में हड़कंप मच गया है। 20 से ज्यादा बालू घाट पर ईओयू की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और लगातार 2 दिन तक छापेमारी चली, जिसमें सोन नदी के कई घाटों पर छापेमारी की गई। और आपको बता दें कि अज्ञात लोगों के खिलाफ इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की विरासत संभालने की बात कहकर सियासी पारा चढ़ा दिया है। राजगीर में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विमर्श शिविर को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के कार्यकाल की तारीफ की। साथ ही उन्होंने ये कहकर चौंका दिया कि नीतीश कुमार की विरासत को संभालने के लिए उनकी पार्टी आरएलएम तैयार है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार ने अब बिहार की राजनीति से फुर्सत ले ली है। लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर रहने के बाद अब उन्होंने स्वयं राजनीति से विश्राम लेने का फैसला लिया है। नीतीश कुमार के हटने के बाद बिहार के एक बड़े वर्ग के सामने ये बड़ी चिंता है कि उनकी इस विशाल राजनीतिक विरासत को आगे कौन बढ़ाएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने दावा ठोका कि बिहार में इस विरासत पर दावा ठोकने वाले तो बहुत से लोग सामने आएंगे, लेकिन हमारी पार्टी यानी कि आरएलएम का स्पष्ट मानना है कि बिहार की जनता की ये पुरजोर आकांक्षा है कि ये महत्वपूर्ण दायित्व राष्ट्रीय लोक मोर्चा को सौंपा जाए। अब नीतीश कुमार जी ने फुर्सत ले ली है बिहार की राजनीति से। एक तरह से मेरे शब्दों पर किसी को आपत्ति हो सकती है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसका भाव समझिएगा। उन्होंने एक तरह से फुर्सत ले ली है। जब तक फुर्सत उन्होंने नहीं ली थी, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सेवा दी, बहुत बेहतर सेवा दी। खुद ही उन्होंने इच्छा व्यक्त की, अब फुर्सत ले ली है। अब फुर्सत लेने के बाद फिर से एक बार एक बड़ी जमात बिहार में और देश में है, उसके मन में चिंता है कि वह विरासत अब आगे कैसे बढ़ेगी। उस विरासत को आगे बढ़ाने का दायित्व लेने का दावा बहुत सारे लोग करेंगे। अब आज की तारीख में हमारा दावा है कि हम कितना आगे सफल होंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन बिहार में एक बड़ी जमात है जिसकी अपेक्षा, जिसकी आकांक्षा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को यह दायित्व संभालना चाहिए, अपने हाथ में लेना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा के इस बड़े बयान पर जेडीयू के बड़े नेता और मंत्री मदन सहनी उनकी व्यक्तिगत राय इसे बता रहे हैं। मदन सहनी ने कहा कि नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए जेडीयू में एक से बढ़कर एक बड़े नेता है, जिसमें निशांत कुमार सबसे आगे है। ऐसे में कुशवाहा जैसे बाहरी व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं है। उनके बयान को हम लोग कोई खास नहीं मानते हैं और वो व्यक्तिगत रूप से अपना इच्छा जाहिर किए होंगे, लेकिन जनता दल यू में ये साफ हो चुका है कि हमारे नेतृत्वकर्ता और विरासत भी कह सकते हैं संभालने के लिए श्री निशांत जी पूरी तरह से सक्षम हैं। और सभी लोग हमारे पार्टी के जितने नेता हैं, चाहे कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी हो, विजय चौधरी जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता इस बात को डिसाइड कर चुके हैं कि निशांत जी ही पार्टी का नेतृत्व करेंगे। और सरकार में भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ हमको नहीं लगता है कि किसी बाहरी व्यक्ति का या दूसरे दल के लोगों का आवश्यकता है और नेतृत्व करने में निशांत जी सक्षम है।
जेडीयू के साथ ही आरजेडी और बीजेपी ने भी उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान पर पलटवार किया है। नीतीश कुमार ने अभी संन्यास का ऐलान नहीं किया है, इसलिए अभी ऐसा कोई वक्त नहीं आया कि कोई दूसरे दल का नेता नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत संभालने की बात करे। राजनीतिक रूप से बिहार एनडीए के सबसे बड़े चेहरे का नाम नीतीश कुमार है और जदयू में तो उनका कद अनपैरेलल है। नीतीश कुमार जी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अभी सक्रिय राजनीति में हैं। नीतीश कुमार जी माननीय सांसद हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। उत्तराधिकारी की बात तो तब आती है जब कोई बड़ा चेहरा राजनीतिक रूप से संन्यास लेने की घोषणा करता है। अभी वो वक्त नहीं आया है और जब वक्त आएगा तो नीतीश कुमार जी के साथी संगी, उनके राजनीतिक साथी, उनके दल के लोग इस पे विचार कर लेंगे और एक निर्णय ले लेंगे। वक्त आएगा तो सब तय हो जाएगा। बिहार में पिता पुत्र की राजनीति, विरासत की राजनीति, उत्तराधिकारी की राजनीति नंबर 1 पे है। ऐसी ही जेडीयू में नीतीश कुमार जी की उत्तराधिकारी बनने की लंबी लाइन बनी हुई है। उसी में अब कौन कूद पड़े? उपेंद्र कुशवाहा जी। उपेंद्र कुशवाहा जी, आप कहां से उत्तराधिकारी बनिएगा नीतीश कुमार जी की, जब आपने अपनी पत्नी को एमएलए बना दिया, बेटा को मंत्री बना दिया, बहू को मेंबर बना दिया। आप तो कंप्लीटली परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। इससे हंसी आती है आपके सपनों पे। और निशांत कुमार जी क्या करेंगे? ये पढ़े लिखे आदमी क्या कटोरा लेके राजनीति मैदान में घूमेंगे? अपने सपने अपने पास रखिए। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात की थी। संजय झा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बैठक में किन बिंदुओं पर चर्चा हुई उसके बारे में विस्तार से बताया है। बैठक का मुख्य मुद्दा नेपाल का हाई डैम था। उन्होंने हाई डैम को बाढ़ का परमानेंट सोल्यूशन बताया है। कल आप लोगों की मुलाकात हुई, इसमें बिहार के सीएम, डिप्टी सीएम भी थे, आप भी मौजूद थे। लगातार बातचीत हुई केंद्रीय वित्त मंत्री से और विदेश मंत्री से। किन किन मुद्दों पर मुख्य रूप से फोकस रहा? एक तो सबसे जो इम्पोर्टेंट मुद्दा था वो है जो नेपाल में एक हाई डैम प्रपोज्ड है और लंबे टाइम से उस पर के डीपीआर पे काम हो रहा है, 2004 से ही हो रहा है और बहुत मूवमेंट उसमें नहीं था। और उसको लेकर के एक डिटेल्ड मीटिंग कल था जिसमें जो इशूज है वहाँ पर जो कंसर्न, विराटनगर में ऑफिस है इसका और 2028 तक टारगेट है डीपीआर पूरा हो जाए। तो एक बार तो पहले डीपीआर बनना, डीपीआर के लिए चैलेंजेज है क्योंकि बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना होता है और उसके बाद उस पर जा कर के हाई डैम बनना। और दोनों कंट्री के लिए, नेपाल के लिए भी और खास करके नॉर्थ बिहार और कोसी मिथिला एरिया जो हर एक साल फ्लड आता है, वो परमानेंट सॉल्यूशन वही है जब तक वो हाई डैम नहीं बनता है। और वो हाई डैम कहिए, जो डैम बने वहाँ डैम जो अपर रीच में बन जाएगा तो नेविगेशन, पावर, सिंचाई, फ्लड कंट्रोल सब उससे जुड़ा हुआ है। पूरा कायाकल्प उस बेल्ट का हो जाएगा जो एकदम, जो देखते हैं इतना बड़ा माइग्रेशन, इतना प्रॉब्लम, हर एक साल करोड़ों रुपया खर्चा होता है जब फ्लड आता है उसके मैनेजमेंट के लिए या रिहेबिलिटेशन के लिए। तो उस पर डिटेल बातचीत थी और खुद विदेश मंत्री जी ने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के चीज़ों को मूव किया है और मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज़ है। दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी की बैठक हुई। पटना लौटने पर विजय चौधरी ने बताया कि बैठक में बिहार से जुड़े कई मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि बिहार में बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए भारत नेपाल सीमा पर हाई डैम बनाने की जरूरत है। डैम के लिए स्थल का चयन हो चुका है और इसका निर्माण नेपाल में होना है। जल्द ही इसका डीपीआर तैयार करने का भी काम शुरू हो जाएगा। सबसे कम पानी के इस्तेमाल की इजाज़त अगर बिहार को दिया जाता है तो ये बिहार के साथ नाइंसाफ़ी होती है। इसका भी मामला हम लोगों ने उठाया था और केंद्र सरकार ने भी इन मामलों में सहानुभूति दर्शाया है और विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भरोसा दिलाया है कि इस साल अंत तक जब इस संधि के
नवीकरण की बात आएगी, इसके फिर से रिन्यूअल की बात आएगी, उस समय वो बिहार की चिंताओं का जरूर ख्याल रखेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बड़ा स्पष्ट और प्रभावी निर्देश दिया है कि उनमें शीघ्र पहल करके आगे की कार्रवाई की जाए। पटना की पंडारक थाना पुलिस को अपराधियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे कुख्यात संजय यादव और उसके 2 अन्य साथी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है, जिसमें 1 पिस्टल, 3 देसी कट्टा, 30 कारतूस और 1 बाइक बरामद शामिल है। और तीनों अपराधी पंडारक थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। कुख्यात संजय पर हत्या, लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट के साथ ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुख्यात अपराध कर्मी है, ये अपने कुछ सहयोगी अपराध कर्मियों के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए बमपुर पुल के पास एकत्रित हो रहा है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां से 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम संजय यादव है, जिसके ऊपर पूर्व से ही हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट जैसे जघन्य कांड दर्ज है, उसमें चार्जशीट रहा है। खबर आरा से है, जहां गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं नदी में उफान के बाद आसपास के निचले इलाके में बाढ़ का खतरा भी अब मंडराने लगा है, जिसके बाद तटीय इलाके के लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। डीएम मनीष कुमार मीणा भी गंगा के जलस्तर पर लगातार नजर रखे हुए हैं और गंगा शाहपुर प्रखंड के गंगा में विलीन जवैनिया गांव का जायजा उन्होंने लिया है। साथ ही बाढ़ के हालात से निपटने के लिए बोल्डर पिचिंग के काम का भी निरीक्षण किया। डीएम ने कहा कि जहां भी घरों में पानी घुसने से लोग विस्थापित हुए हैं, उन्हें पुनर्वासित किया जा रहा है। पिछले 2-3 दिनों से गंगा जी के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है और आप सभी से अपील है कि क्योंकि कोई इलाकों में भी जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, इसलिए सभी लोगों को थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। उसी दृष्टिकोण से आज हम लोगों ने प्रखंड का दौरा किया है और बड़हरा प्रखंड का भी दौरा किया है और जो इलाके हैं जहाँ पे बाढ़ का प्रभाव रहता है और बाढ़ के प्रभाव की वजह से पास्ट में आपदा का प्रभाव रहा है, उन सभी इलाकों का आज हम लोगों ने भ्रमण किया। इसी क्रम में आज यहाँ पे भी हम लोग आए हैं और बाढ़ के एसओपी के हिसाब से जिला प्रशासन के द्वारा सभी प्रकार की व्यवस्था के लिए भी कल ही बैठक करके हम लोगों ने निर्देश सभी को दे दिया है। सभी मुखिया जी लोगों के साथ भी आज हम लोगों ने बैठक किया है। अभी शाहपुर प्रखंड में बैठक करके हम लोग एसओपी के हिसाब से सभी काम आपदा के प्रभावित लोगों के लिए सभी काम समयबद्ध तरीके से, इसके लिए हम लोग गाइडलाइन जारी हो जी, उसी के बारे में आज हम लोग बैठक करके सभी आरा में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़हरा में खतरे के निशान से सिर्फ 70 सेंटीमीटर गंगा नीचे पहुंच गई है और यही स्थिति रही तो 2 से 3 दिन में गंगा का जलस्तर अभी और भी बढ़ सकता है, जिससे निचले इलाके में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग परेशान हैं। 15 अगस्त को जहां गंगा का जलस्तर 50.35 मीटर था, वहीं 22 अगस्त को ये बढ़कर 52.38 मीटर तक पहुंच गया है। पिछले 1 हफ्ते में गंगा का जलस्तर 2 मीटर से ज्यादा बढ़ा है। गंगा में उफान की वजह से दियारा के इलाके में भी सब्जी की खेती करने वाले लोग अब अपने घर लौटने की चिंता उन्हें सताने लगी है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के बाद वैशाली में गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। लालगंज में नदी का पानी खतरे के निशान से करीब 3 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन और जल संसाधन विभाग अलर्ट है। तटबंधों की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। अधिकारी संवेदनशील इलाकों का लगातार जायजा ले रहे हैं। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से सावधानी बरतने और बच्चों को नदी से दूर रखने की अपील की है। जल स्तर बढ़ रहा है। गंडक की जो जल स्तर है बहुत ज़्यादा तो नहीं, खतरा के निशान से 2-3 इंच ऊपर बढ़ रही है, पर कोई ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, न ज़्यादा मैंने किसी भी प्रकार की चिंता की ज़रूरत है। चूँकि गंगा का नदी जो है ना, गंगा नदी का अभी जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। चूँकि जो गंडक का डिस्चार्ज होता है सीधे गंगा में होती है और गंगा के बढ़ने के कारण जो है थोड़ा सा लग रहा है, पर अभी कोई चिंता का विषय नहीं है। जो भी है अभी कंट्रोल।
वाल्मीकि नगर गंडक बराज से छोड़ा गया पानी हाजीपुर के लिए परेशानी की वजह बन गया है। नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से नदी किनारे के घाट डूब गए हैं। हालत ये है कि कोनहारा घाट पर शव जलाने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं बची है और कई दुकानें भी पानी की चपेट में आ गई हैं। ऐसे में दुकानदारों के साथ स्थानीय लोगों को चिंता सताने लगी है कि अगर इसी तरह नदी का जलस्तर बढ़ता रहा तो फिर पानी कोनहारा घाट में लगे दुकान और मकान में भी घुस सकता है। फिलहाल गंडक बैराज से सामान्य बहाव हो रहा है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि 1-2 दिन में पानी का लेवल घटेगा। लेकिन अगर फिर से गंडक बैराज से 1 लाख या उससे अधिक क्यूसेक पानी छोड़ा गया तो स्थिति बिगड़ सकती है। पानी तो बहुत कम था, 4 दिन से जो है बढ़ा है तो यहाँ तक आ गया। बांस के पास था पानी, 4 दिन में यहाँ आया है। भगवान देखिए अब कहाँ तक पहुँचाते हैं पानी। ये गुमटी उमटी सब डूब रहा है। गुमटी तो बहुत डूब रहा था, नीचे चौकी उंकी डूब रहा था तो सब अपना लेके चला गया ऊपर नेपलिया चौनी तक। अब पानी बढ़ेगा तो हम लोग को भी हटाना पड़ेगा, उधर ले जाएंगे कि 2 साइड में रखें। मुंगेर में गंगा के बढ़ते जलस्तर का असर 52 शक्ति पीठों में से एक चंडिका स्थान मंदिर पर भी साफ दिखाई दे रहा है। मंदिर परिसर में करीब 3 फीट तक पानी घुस गया है। इसे देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मंदिर को फिलहाल बंद कर दिया गया है। दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु मंदिर के मुख्य गेट पर ही मां चंडिका की पूजा अर्चना कर रहे हैं और वहीं से माता के दर्शन कर रहे हैं। पुजारियों के मुताबिक धार्मिक मान्यता है कि हर साल मां गंगा अपनी बहन मां चंडिका से मिलने मंदिर तक आती हैं। गंगा का पानी गर्भगृह तक पहुंचना श्रद्धालुओं की आस्था से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि इस बार गंगा का जलस्तर बढ़ने से मंदिर परिसर में पानी करीब 3 फीट तक पहुंच गया है। अब जलस्तर कम होने के बाद ही मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए दोबारा खोले जाने की उम्मीद है। भक्तों को दिक्कत है, बहुत नजदीक से माता का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा दर्शन हो जाता है, यहाँ से भी थोड़ा सा दर्शन और दूर से दर्शन होता है। यहाँ तो ये सालों साल का परंपरा है, प्राचीन परंपरा है। माँ चंडिका माँ गंगा का मिलन होता है प्रत्येक साल मिलन होता है माता का। माता को स्पर्श, माँ चंडिका को माँ गंगा स्पर्श कर लेती है तो पुनः वापस लौट जाती है। ये तो हर साल के भांति इस मैया आती है और इसका कोई सोल्यूशन अभी तक कोई सरकार नहीं निकाल पाई है। इस बार भी देखिए कि रात कल सरकारी पूजा हुई और 1-2 घंटा के अंदर इतना पानी आज के देखने जमा हो गया और ये दिन दिन बढ़ेगा। यहाँ तक कि ये जो घंटा आप देख रहे हैं, यहाँ घंटा चेक कर लेते हैं, 7-8 फीट के लगभग पानी आ जाता मतलब। पटना में पाटलिपुत्र संवाद का आयोजन किया गया। इस समागम में बिहार के 60 से ज्यादा स्टार्टअप संस्थापकों, शोधकर्ताओं और नीति विचारकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य बिहार के स्टार्टअप उद्यमियों को आत्मनिर्भर और बेहतर बनाना था। हमारा नाम, हमारा प्राइड पाटलिपुत्र से कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है पाटलिपुत्र संवाद बिहार के लिए जितने भी ऐसे लोग हैं जो बिहार को बिल्ड करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, हम सभी के लिए ये एक अस्मिता का प्रश्न होना चाहिए कि इस संवाद में आकर, इस प्लेटफॉर्म पर आकर यदि हम कुछ कमिटमेंट कर रहे हैं तो वो कमिटमेंट हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। प्रयास है लोगों को जोड़ने का, खास करके जो चाहते हैं कि बिहार में एक नया व्यवस्था, खासकर इकोनॉमिक व्यवस्था चालू हो, स्टार्टअप चालू हो। संदीप पौंडरिक जी ने यहाँ बहुत अच्छा काम किया 2022 से, लेकिन कुछ 2 साल से ये थोड़ा सा ढीला पड़ गया था और हम देख रहे हैं कि पूरे देश में ऑलमोस्ट एक $150 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है स्टार्टअप्स में। बिहार में कुछ भी नहीं आ रहा है। 1 लाख करोड़ का R&D फंड अभी अनाउंस किया गया है और बिहार में शायद कुछ भी नहीं आएगा जब तक हम लोग यहाँ पर डीप टेक का R&D का इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो आज कुछ लोगों के साथ बैठ के ये चर्चा करेंगे कि कैसे हम बिहार में उस लेवल पे जा सकते हैं। कल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भागलपुर दौरा है। धांधी बेलारी चौक के पास सीएम का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कच्ची कांवरिया पथ पर जाकर श्रद्धालुओं से व्यवस्था की जानकारी लेंगे। सावन की चौथी सोमवारी से पहले सीएम सम्राट चौधरी भागलपुर आ रहे हैं। सुल्तानगंज के धांधी बेलारी चौक के समीप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम प्रस्तावित है। सीएम के आगमन को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी जोर शोर से की जा रही है। धांधी बेलारी चौक के समीप भव्य पंडाल बनाया गया है, हेलीपैड बनकर तैयार कर लिया गया है। सीएम सबसे पहले हेलीपैड पर पहुंचेंगे और फिर वहां से कार्यक्रम स्थल पर आएंगे और यहां पर कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री
कच्ची कांवरिया पथ पर पहुंचेंगे, जहां पर सुल्तानगंज से जल भरकर पैदल देवघर जा रहे शिव भक्तों से वो मुलाकात करेंगे और व्यवस्था और सुरक्षा की जानकारी लेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी धांधी वेलारी चौक के समीप बिहार सरकार और पर्यटन विभाग की ओर से श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधा का भी वो जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर लगभग तैयारी पूरी कर ली गई है। बता दें कि सीएम सम्राट चौधरी श्रावणी मेले के उद्घाटन समारोह के दौरान मंच से उन्होंने कहा था कि शिव भक्तों को बिहार सरकार की ओर से बेहतर व्यवस्था और सुविधा दी जाएगी और अब जाकर सीएम सम्राट चौधरी भागलपुर के सुल्तानगंज आ रहे हैं और व्यवस्था और सुरक्षा की जानकारी लेंगे। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर।